हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे और अपने घर पे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बायोलॉजी लेक्चर बाय शिवम शर्मा। तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, जिसके बारे में हमें इसके एक विस्तृत रूप को हमें देखना है। और देखते हुए हमें देखेंगे कि बायोलॉजी में ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव थे जिनको पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमें लक्षण पहचानना पड़ा, लेकिन हम उनमें कंफ्यूज हो जाते थे। इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। और इस आवश्यकता को पूरा पूरा करने के लिए हमारे हमारे साइंस बायोलॉजी के फादर अरस्तु जी ने इसका क्लासिफिकेशन करते हुए उन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। ओके, तो अरस्तु थे फादर ऑफ बायोलॉजी। किसे कहा जाता है? अरस्तु को या अरिस्टोटल को। ठीक, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। तो इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की। और क्लासिफिकेशन करते समय इन्होंने यह देखा कि दो प्रकार के जीव हैं। एक तो पहला था, वो था प्लांट, और दूसरा था एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये इनको देखे और इनमें इन्होंने फिर से देखा तो इनको प्लांट्स में तीन कैटेगरी दिखाई दिए। पहला हर्ब्स, फिर दूसरा श्रब्स, और तीसरा ट्रीज। जब इन्होंने प्लांट को देखा तो इनमें तीन भाग उनमें दिखे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। देखिए हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स वो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में शाक कहते हैं या शाकी पौधे कहते हैं। अर्थात वो पौधे जिनका हम उपयोग ज़्यादातर शाक के रूप में या खाने के रूप में करते हैं, हम उन्हें हर्ब्स बोलते हैं। और दूसरा है सर्ब्स। सर्ब्स अर्थात झाड़ियाँ, अर्थात ऐसे प्लांट जो झाड़ी के रूप में होते हैं, अर्थात थोड़ा कटीले होते हैं, थोड़ा घुंघराले टाइप में होते हैं, तो उसे बोलते हैं श्रब्स। और तीसरा है हमारा ट्री। ट्री अर्थात एक लंबा सा वृक्ष जो काफ़ी छाया देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का, तो उसे ट्री बोलते हैं। और दूसरा इन्होंने जो बांटा था वो एनिमल्स था। तो एनिमल्स को इन्होंने भी दो कैटेगरी में बांटा। एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा। पहला था इनेमा और दूसरा था एनेमा। देखिए इनेमा और एनेमा का क्या अर्थ है। इनेमा का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रेड ब्लड सेल्स पाए गए, अर्थात जिसमें ब्लड पाया गया, रेड ब्लड अर्थात आरबीसी, तो उसे हम इनेमा बोलते हैं। और जिसमें ये आरबीसी एब्सेंट या रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थे उसे एनेमा बोलते हैं। अब आप समझने के लिए, अपने समझने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट, अर्थात यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो एब्सेंट होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगा। तो ये रहा हमारा अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं मान्य हुआ, क्योंकि फिर इसके बाद हमारे आ गए लीनियस साहब। उन्होंने क्लासिफिकेशन करते हुए उन्होंने देखा कि प्लांटी और एनिमलिया दो भागों में बांटा। उन्होंने जब देखा तो देखते हैं कि लीनियस किस प्रकार से, कैरोलस लीनियस
देखिए जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, ठीक, ये कैरोलस लीनियस थे। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, अर्थात इन्होंने दो नाम पद्धतिकरण का जन्म, मतलब इन्होंने जो दो नाम किसी भी जीव के दो नाम किस प्रकार से हम उन्हें पहचान सके स्पीसीज और जीनस के, तो उसके लिए इन्होंने जो दिया उसे बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, और उनको इसी के लिए इनको इसका फादर बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि इन्होंने इस क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बोला। इन्होंने क्लासिफिकेशन करते समय क्लासिफाई किया दो भागों में। सबसे पहले प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर बाद में ये देखा गया कि जब इन्होंने क्लासिफाई किया तो किस आधार पे किया, क्लासिफाई किस, तो लीनियस जी ने देखा और इस प्लांटी और एनिमिलिया को हम देखते हैं किस आधार पे बांटा। तो देखते हैं तो लीनियस जी ने प्लांटी को और एनिमिलिया को सेल वॉल के आधार पे बांटा, अर्थात जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल थे उनको सबको इन्होंने प्लांटी में रखा, और जिसमें भी सेल वॉल एब्सेंट थे उन सभी ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनिमिलिया में रखा। इस प्रकार देखते हैं तो इन्हें टू किंगडम क्लासिफिकेशन का फादर भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है, सी लीनियस को। ओके, अर्थात टू किंगडम क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। अब देखते हैं कि इनके बाद भी कुछ साइंटिस्ट आए जो इनके मत से सहमत नहीं थे। तो इस प्रकार उन्होंने फिर इनके अपना वो मत बताते हुए इनकी कुछ गलतियां बताते हुए देखिए ये जो थे लीनियस जी, ये अपना क्लासिफिकेशन 1758 में दिए थे, लेकिन जो इनके बाद आए उनका नाम था हैकल। ठीक है, हैकल जो थे वो 1866 में आए थे। जो हैकल थे, ये आए थे 1866 में, और इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए ऐसा क्यों हुआ कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। जब लीनियस के इस क्लासिफिकेशन को कुछ और साइंटिस्ट ने देखा, तो देखते हुए एक साइंटिस्ट उसमें हैकल थे, जो कि 1866 में उन्होंने यह पाया कि जो क्लासिफिकेशन लीनियस द्वारा किया गया था 1758 में, उसमें लीनियस जी ने केवल सेल वॉल के आधार पे प्लांट और एनिमल में दो भागों में बांट दिया था। लेकिन जब इन्होंने देखा हैकल जी ने, तो देखते हुए उन्होंने लीनियस की कुछ डिमेरिट बताई। अब वो जो डिमेरिट है कुछ इस प्रकार है, हम आपको बताते हैं कि जो लीनियस थे ये कदापि नहीं बता सके कि किस प्रकार से प्लांट या एनिमल कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है, और कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, और कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक, तो इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं बता सके। आप देख लीजिए इनकी डिमेरिट, लीनियस की डिमेरिट पूछा जाता है अक्सर, डिमेरिट। ठीक, देखिए सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था
कि ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता सके कि कौन से प्रोकैरियोट है कौन से यूकैरियोट हैं। दूसरा था मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और इसके बाद प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और थर्ड जो था वो था कि कौन है इसमें जो फोटोसिंथेटिक, कौन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। अर्थात ये तीन इनके विशेष प्रकार के डिमेरिट हैं जो कि इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सके, इसलिए इनका जो एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार फिर जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कौन दिए थे? हैकल। किस सन में दिए थे? 1866 में। तो देखिए इस प्रकार 1867 में जब हैकल ने दिया था, तो देखिए अब होता क्या है कि जब लिनियस जी नहीं बता सके कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्या अंतर है, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है, तो हैकल जी ने ये बताने का प्रयास किया यहाँ पे कि क्या है प्रोकैरियोट और क्या है यूकैरियोट। देखिए प्रोकैरियोट का मतलब वो होता है कि जब किसी सेल का न्यूक्लियस उस पे मेम्ब्रेन बाउंड अगर पाया जाता है, मेम्ब्रेन होता है, तो वो होता है यूकैरियोट, और अगर वहाँ पे अगर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो होता है प्रोकैरियोट। तो इस प्रकार हैकल ने इसे समझाने का प्रयास किया और वो इस बात में सफल हुए। और फिर आगे आया बात यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो हैकल थे ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में इन्होंने देखो यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिक जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिक जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब क्या था, ऐसे ऑर्गेनिक जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, और वो ऑर्गेनिक या वो जीव जो अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें नॉन फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, जो कि वो इसी ऑर्गेनिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। देखिए यहाँ पे अब बात ये आई कि हैकल ने एक अलग से जो कहा गया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, तो इन्होंने तीसरा जो किंगडम था वो क्या था, तो बात आती है वो था प्रोटिस्टा। अर्थात इन्होंने तीसरा जो किंगडम बनाया वो प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में इन्होंने इसमें जो प्लांट में और एनिमल में कुछ ऐसे थे जो दोनों के कैरेक्टर शो करते थे, तो उन्होंने उसको उठाकर प्रोटिस्टा में रख दिया। अब इन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि वह प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, उन्होंने केवल सेल के आधार पे केवल यूनिसेलुलर देख के उन्होंने सभी को प्रोटिस्टा में रख दिया, लेकिन वो ये ध्यान बिल्कुल नहीं दिए कि वो प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं। इसी को देखते हुए फिर इनका ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ठीक, अब देखते हैं फिर आया हमारा जो 4 था वो था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। 4 किंगडम